और सबसे पहले बात आतंकी साजिश की। आतंक की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ। पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड की गठजोड़ वाली साजिश खतरनाक थी। त्योहारों पर कई शहरों में धमाके का खौफनाक प्लान था और इस साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साथ पाकिस्तान में छुपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस भी शामिल था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई, दिल्ली और यूपी के 3 शहरों से 6 आतंकियों को दबोचकर पाकिस्तानी साजिश को बेनकाब किया है। दिल्ली पुलिस को 4 आतंकियों की रिमांड मिल गई है। 2 की पेशी आज दोपहर को होगी। है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। तो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सकें। इसमें जो है, जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो हमको लग रहा है, वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। जो टोटल 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनको अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फर्दर इंटरोगेट करेगी। अभी तक जो रिकवरीज हुई हैं उसमें एक्सप्लोजिव भी हैं और वेपन्स भी हैं, फायर आर्म्स भी हैं और एमुनिशन भी है। तो कितनी बड़ी ये साजिश थी और किस तरीके की कार्रवाई अभी तक हुई है, जरा आपको ये बता दें। आतंकी साजिश का ये बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। 14 दिन की पुलिस हिरासत में मोहम्मद अबू बकर, उसामा, जान मोहम्मद, मूलचंद उर्फ लाला, जिशान कुमार, कमर और अमीर जावेद, ये तमाम नाम हैं जिनको अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है और इनसे आगे पूछताछ भी हो रही है। हथियार भी बरामद हुए हैं। किस तरीके की साजिश ये लोग रच रहे थे, इसी की कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश इस वक्त हो रही है। अब हम आपको ये जगह दिखा रहे हैं, लखनऊ से देखिए, सलाम एयरलाइंस जो है, यहां पर कल जो आतंकी हैं उनको पकड़ने की कोशिश हुई। लखनऊ से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई। ये बोट से सफर दरअसल करने वाले थे यहां तक और जिशान से यहां मुलाकात करने वाले थे। तो इस तरीके की ये पूरी रूट जो है वो आतंकियों ने तैयार किया था। और जियोनी पाकिस्तान और ये थट्टा, ये नाव के जरिए किस तरीके से देखिए पहुंचने वाले थे। अलग अलग जगहों पर इन्होंने अड्डे बना के रखे जहां पर अलग अलग जगहों पर आतंकी थे और ये पूरा कम्युनिकेट किया जा रहा था इस माध्यम से और इसी के तहत अलग अलग जगहों से इन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और किस तरीके की साजिश थी वो अब खंगाली जा रही है। कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हिमांशु हमारे साथ है और मुंबई से पंकज उपाध्याय हमारे साथ है। जल्दी से पहले दिल्ली का रुख करते हैं और हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, किस तरीके की साजिश थी और दिल्ली को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, जो साजिश, जो पूछताछ लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है उससे यह साफ हो रहा है कि ये लोग बड़े ही व्यवस्थित तरीके से धमाकों को अंजाम देने की साजिश कर रहे थे। इसके लिए आईईडी पहुंच चुकी थी और उसे अब जो डी कंपनी का जो समीर पकड़ा गया है उसके जरिए उनका ये रोल था कि वो उसे वहां से ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली पहुंचाएंगे और फिर दिल्ली से उसे अलग अलग जगहों पर आगे अलग अलग शहरों में जो वो टारगेट करते वहां पर पहुंचाया जाना था। तो जो टारगेट पे थे, जो अब तक की जानकारी निकली है कि त्योहार आने वाले थे, तो त्योहारों के दौरान जो भीड़ भरे बाजार होते, जहां लोगों की भीड़ जुटती, जहां नुकसान ज्यादा होता, वो जगह। इसके अलावा जो जब हमने सवाल पूछा कि क्या चूंकि इलेक्शन है यूपी में, तो क्या पॉलिटिकल रैलियां भी निशाने पे हो सकती हैं, तो रूल आउट नहीं किया। दिल्ली पुलिस का कहना था हम इस चीज को रूल आउट नहीं करते हैं। यानी काफी बड़ी साजिश थी जिसे बड़े व्यवस्थित तरीके से अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर साजिश रची गई थी।
थी, सबका रोल अलग अलग डिसाइड कर दिया गया था। टारगेट किलिंग करनी थी, उसके लिए टारगेट सेलेक्ट करने का जो काम था वो ये शुरू कर चुके थे। तो पूरी तैयारी इनकी तरफ से की जा रही थी। ठीक है, हिमांशु रहिए जरा आप साथ। पंकज का भी रुख कर लेते हैं और मुंबई की स्थिति जान लेते हैं। पंकज, वहां पर कौन कौन से इलाके इन्होंने चिन्हित किया था, किस तरीके की साजिश मुंबई के लिहाज से इन्होंने रची थी, अभी तक क्या पता चल पाया? देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तो आतंकियों के निशाने में काफी सालों से रही है। मुंबई के लिए मामला गंभीर इसलिए भी हो जाता है, ये खबर गंभीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में इस वक्त गणेशोत्सव चल रहा है, जो अगले 5 दिन तक और चलने वाला है। हालांकि इस वक्त मुंबई पुलिस की तरफ से या महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से अभी तक कोई एडवाइजरी या नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि फेस्टिव सीजन को देखते हुए पहले से ही पुलिस फोर्स अटेंटिव थी, अब और ज्यादा सतर्कता बरती जाएगी। जान मोहम्मद शेख मुंबई का रहने वाला है, कोटा राजस्थान से इसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये दिल्ली की तरफ जा रहा था। मुंबई में अपडेट यह है कि इसके घर में रहने वाली इसकी पत्नी, 2 बच्चियां इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, पूछताछ करी जा रही है। अब जैसा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया गया था, जो ये अरेस्टेड अक्यूज्ड हैं, इन्हें इंडिविजुअल टास्क दिया गया था टेरर मॉड्यूल द्वारा। आखिर जान मोहम्मद शेख का टास्क क्या था? क्या उसने मुंबई में जगह आइडेंटिफाई कर ली थी? क्या महाराष्ट्र में और इलाके भी थे? उसका एग्जैक्ट क्या काम था? ये बड़ी बात है जो जानने लायक है। क्या उसके परिवार वालों को इस बारे में और कुछ पता था? ये भी मुंबई पुलिस इस वक्त खंगालने की कोशिश कर रही है। आसपास के लोगों से तो कल पूछताछ कर ही ली है। तो स्लीपर सेल का क्या ये हिस्सा था और क्या जानकारी है? अब जो जानकारी सामने आएगी वो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मुंबई में गिरफ्तारियां भी हुई वहां से या अभी किसी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है? देखिए, मुंबई पुलिस इस वक्त चुप्पी बनाए हुए है क्योंकि समझा जा सकता है बहुत बड़ा मैटर है, सेंसिटिव मैटर है। इंटरस्टेट ये जो टेरर मॉड्यूल है, इसको ध्वस्त किया गया है। पाकिस्तान आईएसआई का एक बार फिर से नाम सामने आया है और मुंबई में कि जिस तरीके से एक्सपीरियंस रहे हैं 90 के दशक से, हर कदम मुंबई पुलिस फूंक फूंक कर रखना चाहेगी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये हम बता सकते हैं। अलग अलग इलाकों में मुंबई पुलिस जा रही है, पूछताछ कर रही है, ये हम बता सकते हैं। जान मोहम्मद शेख के परिवार वालों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ कर रही है, ये हम बता सकते हैं। फिलहाल अभी तक फॉर्मली आप जरा सा देखिए, चुनावी साल में यूपी को भी दहलाने की साजिश थी। जो खबरें आ रही हैं वो हम आपको बता रहे, 3 आतंकियों की गिरफ्तारी यूपी से ही हुई है और इनमें से 2 पाकिस्तान की उसी आतंकी फैक्ट्री में ट्रेनिंग ले चुके थे जहां कस्साब को तैयार किया गया था। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई रिस्पॉन्स मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। तो अब गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ हो रही है। आमिर जावेद शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है, उसके परिवार का क्या कहना है, जरा आपको सुनवा दें। मैं अपने कमरे में था और जो है मेरा बीच वाला लड़का अब्दुल्ला, वो जो है नाश्ता कर रहा था, तो वो जो है बाहर गेट खटखटाया और उसके बाद जैसे उसने खोला गेट, उसको वहाँ पकड़ लिया। कौन लोग आए थे? वो जो है 15-20 लोग, 25 लोग थे। और वो उनसे हमने पूछा तो वो कहने लगे हम एटीएस के हैं, एसपी, मैं एसपी हूँ। मैंने क्या बात है, क्यों आप जो है ये ले जा रहे हैं, छोड़िए लड़कों को हमारे। उन्होंने कहा वहीं थाने पर चलिए, थाने पर जाकर सब पता चलेगा। गुजरात इस वक्त सबसे भयानक बारिश और बाढ़ को झेल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से राज्य के कई इलाकों ने बारिश और तबाही के अलावा कुछ भी नहीं देखा। रेस्क्यू में एयरफोर्स से लेकर सेना और एनडीआरएफ ने सबसे बड़ा ऑपरेशन छेड़ रखा है।
गुजरात में सैलाब आया, जिंदगी पर बड़ा संकट लाया। ना घर बार बचे, ना कार, मच गया हाहाकार। जिंदगी को बचाने की जंग, तस्वीरें देखकर रह जाएंगे दंग। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एयरफोर्स ने दिखाया दम। सितंबर में बारिश भयंकर, जान बचाई जान पर खेलकर। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन। तो गुजरात के जूनागढ़ से लेकर जामनगर तक की वो तस्वीरें दहला रही हैं जहां जिंदगी की सांसों पर संकट है। अब तक हजारों लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन हजारों अब भी जान बचाने के इंतजार में हैं। समंदर भी पूरी तरह ताकत से गरज कर सावधान कर रहा है। ये गुजरात का हाल है। सितंबर की बारिश में आए सैलाब ने कैसी कद बना दी है। लोगों की जान के लाले पड़ गए हैं, घर बार सब डूब गए हैं। जिंदगियां बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। गुजरात में जामनगर से लेकर जूनागढ़, राजकोट से लेकर पोरबंदर तक रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमों से लेकर एयरफोर्स के लोग जान बचाने के लिए जी जान से जुटे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे खतरों के वो खिलाड़ी जो जान पर खेलकर सैलाब में डूबते लोगों की जान बचा रहे हैं। वो देवदूत जो यमराज के हाथों से जिंदगी को छीन कर ला रहे हैं। सैलाब का जिंदगी पर खतरनाक प्रहार, जूनागढ़ में ऑपरेशन कार। तो सबसे पहले आपको जूनागढ़ की दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। यकीन मानिए, इन तस्वीरों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं एक कार को पानी के अंदर से क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। कार पूरी तरह से झूल रही है, कार पूरी तरह से कबाड़ बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कार में कौन बैठा था और ये कार कैसे सैलाब में समा गई। तो आपको बता दें कि तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ के आनंदपुर की हैं। इस कार का ड्राइवर डैम के पुल से गुजर रहा था। अचानक ऐसा सैलाब आया कि ड्राइवर पुल के ऊपर से ही कार छोड़कर भाग गया। उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। कार बह गई। जैसे ही सैलाब कम हुआ तो इस कार को क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। जूनागढ़ में भयंकर बारिश के बाद बाढ़ के हालात हो गए और अब आलम यह है कि लोग जिंदगी को खतरे में डालकर हाईवे पार कर रहे हैं। तस्वीरें जूनागढ़ के वंतली मालावदर हाईवे की हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी इतना है कि पुल दिखाई नहीं दे रहा। कारें आधी आधी डूब कर चल रही हैं। पुल के किनारों पर लोग डंडे लेकर खड़े हैं ताकि पानी की गहराई का अंदाजा लगा सके। हम आपको बता दें कि जूनागढ़ में पिछले 24 घंटे में 12 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस मूसलाधार बारिश के चलते जिले के डैम और नदियां उफन रही हैं। जैसे ही डैम से पानी छोड़ा गया तो नेशनल हाईवे डूब गया, गांव डूब गए। 4 लोगों को यमराज से छुड़ाने आए देवदूत। एयरफोर्स का ढलती शाम में मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के जामनगर से आया एयरफोर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जामनगर के नागेश्वर इलाके के खेड़ियार मंदिर में 4 लोग फंस गए थे। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब, कोई इन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था। मौत इन 4 लोगों के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। तभी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन करने उतरी एयरफोर्स को इसकी सूचना मिलती है और हेलीकॉप्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाता है और शुरू हो जाता है ऑपरेशन एयरलिफ्ट। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की लाइट भी जली हुई है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था।
लेकिन देवदूत बनकर आए एयरफोर्स के जवानों ने इन 4 लोगों को मौत के मुंह से खींच लिया। खुद जामनगर के कलेक्टर ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और लिखा है कि 4 लोगों की जान बचाने पर डिस्ट्रिक्ट टीम को प्रसन्नता हो रही है। पोरबंदर में एनडीआरएफ का सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन, 24 घंटे से छत पर फंसे 4 लोगों की बचाई जान। पोरबंदर के इस मकान को जैसे मौत ने चारों तरफ से घेर लिया था। जी हाँ, मकान की पहली मंजिल तकरीबन डूब चुकी थी। जिंदगी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस मकान में सैलाब के बंदी बने 4 लोग हिम्मत हारने लगे थे, लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है। और देवदूत की तरह इस मकान तक पहुंच जाती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम यानी एनडीआरएफ। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मकान की छत पर आपको 4 लोग नजर आएंगे, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। फिर शुरू होता है ऑपरेशन जिंदगी। चारों तरफ सैलाब और उसकी दहशत का सन्नाटा, लेकिन इसी सैलाब को चीरते हुए एनडीआरएफ के जवान छत पर फंसे हुए लोगों तक पहुंचते हैं और रस्सी, ट्यूब और अपनी ट्रेनिंग के दम पर इन 4 को मौत के मुंह से निकाल कर लाते हैं। अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में जमीन पर जैसे समंदर की लहरें उफन रही हैं और ऊपर बेकाबू तूफानी हवाएं, इन हालात में एयरफोर्स देवदूत बनकर इन इलाकों में उड़ान भर रही है ताकि हर जान को बचाया जा सके, हर किसी तक मदद पहुंच सके। जामनगर में जहां बह गए 3 लोग, ठीक उसी जगह पर पहुंचा आज तक। जामनगर में कल जो हुआ उसने समूचे गुजरात को दहला कर रख दिया। इन तस्वीरों को देखिए, आपको सैलाब में 3 लोग बहते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि सैलाब में कैसे ये लोग डूब रहे हैं और उनको देख रहे लोगों का शोर भी सुनाई दे रहा है। हम आपको बता दें, इन 3 लोगों में 2 लोगों को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया था, लेकिन एक शख्स लापता हो गया, जिसकी बॉडी आज मिली है। आज तक की टीम जामनगर में ठीक उसी जगह पर पहुंची जहां ये 3 लोग बह गए थे। आज वहां पानी तो नहीं है, लेकिन एक ऑटो डूबा हुआ पड़ा है। लोगों की भीड़ भी जुटी हुई है। आप देख लीजिए, यहाँ पर ये ऑटो रिक्शा जो अभी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ के लोग बताते हैं कि कहीं ज्यादा था और बहुत ज्यादा पानी था और यहाँ पर 3 लोग बह गए थे। कुछ लोग यहाँ पे जो खड़े थे उन्होंने उनका वीडियो भी बनाया था बहते हुए लोगों का, और कुछ लोगों ने उनको बचाया। 3 लोगों में से 2 लोगों को बचा पाए थे। एक मिसिंग रिपोर्ट किया गया था, जिसको आज सवेरे एनडीआरएफ ने एक दूसरे ही बहुत आगे एक गांव है वहां पर उसकी जो बॉडी है उसको निकाली है। गुजरात में इतनी भयंकर बारिश हुई कि जल प्रलय जैसे हालात हो गए। सड़कों पर सैलाब में कारें बहती हुई नजर आई, घर मकान डूब गए। जामनगर और राजकोट समेत गुजरात के कई इलाकों में बारिश ने गदर मचा दिया। सैलाब में सबसे बुरी गत बनी जामनगर की। वायुसेना के हेलीकॉप्टर जीवन रक्षा में जुट गए। एनडीआरएफ की टीमें सैलाब के बीच फंसे लोगों की जान बचाती हुई नजर आई। भारी बारिश के बाद जामनगर के 18 में से 17 बांध एक ही दिन में ओवरफ्लो हो गए। 24 घंटे में जामनगर, कालापन और जाम जोधपुर में 25 इंच बारिश हुई। अकेले एयरफोर्स ने जामनगर में 43 लोगों को एयरलिफ्ट किया, जबकि सैलाब जामनगर में 3 लोगों की जिंदगी लील गया और 2 लोग अभी तक लापता हैं। 4300 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। गुजरात के नए सीएम की शपथ लेने के फौरन बाद भूपेंद्र पटेल भी जामनगर के लिए रवाना हो गए और उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। जामनगर में सोमवार को हालात जितने भयंकर थे, आज काफी हद तक काबू में हैं, लेकिन सैलाब से आई तबाही के निशान चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहे हैं। अब इस पुल को ही देख लीजिए, बाढ़ आई तो कैसे पुल के बक्कल से उतर गए हैं। भी फिलहाल क्योंकि इसके ऊपर 10 फीट का पानी था और वो सारा क्योंकि इसके काफी ज्यादा फोर्स से बह रहा था तो ट्रैफिक तो रोक दिया गया था, लेकिन अब इसके हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं और इसलिए
एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल यहाँ पर ग्राम रक्षक दल, ये जो आप देख रहे हैं खाकी वर्दी में, ये सब ग्राम रक्षक दल के लोग हैं जो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। तो ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजरे। जामनगर में सैलाब का कहर टूटा तो 35 गांव का संपर्क टूट गया। अब 24 घंटे बाद तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। जामनगर से विद्या और गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के मैदानों से लेकर हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ों तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से दर्जनों रास्ते और हाईवेज बंद हो चुके हैं। मसूरी के मशहूर केम्प्टी फॉल में ऐसा उफान आया कि 200 सैलानियों को रेस्क्यू करना पड़ा। पहाड़ों पर कुदरत की मार। दरक रहे पहाड़, जाम हो रहे रास्ते। बारिश के बाद लैंडस्लाइड की मार। मसूरी के केम्प्टी फॉल का ये रौद्र रूप दिखा रहा है कि इन दिनों उत्तराखंड में बारिश ने क्या हाल कर रखा है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश के बाद केम्प्टी फॉल में अचानक पानी बढ़ गया। वक्त रहते पुलिस को यहां से करीब 200 सैलानियों को आनन फानन में निकालना पड़ा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि स्थानीय लोग भी सहम गए। 4 बजे अचानक पानी बढ़ गया और फिर सैलानियों को रेस्क्यू करना पड़ा। पूरे उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है। ये तस्वीरें चमोली के पागल नाले की है। एक बार फिर यह नाला उफान पर है। हाल ये है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बंद हो चुका है और रास्ते के दोनों तरफ कई किलोमीटर की लंबी कतारें लगी हैं। रास्ते से मलबा हटाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। जोशीमठ से चमोली या ऋषिकेश जाने वाले लोगों के साथ सेना के वाहन और एम्बुलेंस भी रास्ते में फंस गई है। लोग जान जोखिम में डालकर हाईवे पर सफर करने को मजबूर हैं। ऐसा ही हाल रुद्रप्रयाग का है। बारिश से रुद्रप्रयाग जनपद की 1 दर्जन सड़कें बंद हो चुकी हैं। रुद्रप्रयाग में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। केदारनाथ हाईवे से लेकर बद्रीनाथ हाईवे तक जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग के ग्रामीण सड़कों की भी हालत बारिश और भूस्खलन से खराब है। सड़कों पर जगह जगह मलबा आ गया है। एक और पहाड़ी सूबा हिमाचल भी लैंडस्लाइड की मार झेल रहा है। किन्नौर में बदहाल से आगे पहाड़ी से नेशनल हाईवे पर बड़ी बड़ी चट्टानें आ गिरी। इसके बाद किन्नौर और स्पीति के लिए ट्रैफिक बंद हो गया है। ज्यूरी के समीप भी फिर से नेशनल हाईवे बंद हो गया। पहाड़ों में इस बार लैंडस्लाइड ने काफी मुश्किलें पैदा की हैं और अभी कुछ और दिन आफत जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो।